सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा ट्रेन के दरवाजे के पास आई झपकी भी है। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें राजकुमार राव, सयामी खेर और डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। वहीं इस अभियान में मुंबई पुलिस, बीएमसी और सैकड़ों वॉलंटियर ने भी अपना सहयोग दिया। इस पहल में शामिल हुई हस्तियों ने लोगों से खुद भी जागरूक होकर सफाई करने की अपील की। झारखंड के पलामू के पास आरपीएफ ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक शख्स को नदी से निकाल लिया। दरअसल जब मनोज ट्रेन के जरिए दिल्ली से रामगढ़ जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन के दरवाजे के पास झपकी आ गई और वो सीधे कोयल नदी में जा गिरे। इसके बाद आरपीएफ की नजर मनोज पर पड़ी तो मनोज को नदी से 80 फीट ऊपर पुल तक खींचकर रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एसपी अनिल कुमार ने पुलिस जवानों के लिए कुछ अच्छी पहल की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए योग कैंप की शुरुआत की ताकि वो फिट रहकर काम कर पाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस के जवानों को 9 दिन काम करने के बाद 10वें दिन ब्रेक की सुविधा दी ताकि वो समय से आराम कर पाएं या फिर अपने पारिवारिक और दूसरे कामों को भी निपटा पाएं। वहीं पुलिस वालों का भी कहना है कि योग और रेस्ट जैसी दूसरी सुविधाएं मिलने से उनमें काफी बदलाव आया है। वो रोज तरोताजा होकर काम कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ ने मानसबल झील में फंसे 6 लोगों को बचा लिया। बताया गया कि जब ये लोग झील में नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे तभी अचानक तेज हवाएं शुरू हो गई, फिर नाव हिचकोले लेने लगी। इसके बाद समय रहते एसडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे और इन्हें बचाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक नेक पहल की गई। दरअसल वहां एक संगठन की ओर से 100 दोपहिया वाहनों के लिए मुफ्त में हेलमेट बंटवाए गए। इसके जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर बैंक के लॉकर से जुड़ी हुई है। बैंक में के लॉकर में सुविधा के अनुसार हम गहने और दूसरी कीमती चीजों को सुरक्षित रखते हैं। लॉकर की चाबी कस्टमर के पास होती है और इसीलिए उसमें रखे गए सामान को कोई दूसरा हाथ तक नहीं लगा सकता। लेकिन क्या बैंक के लॉकर दीमक से सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुरादाबाद के एक बैंक लॉकर में रखे गए लाखों रुपए दीमक की भेंट चढ़ गए। लॉकर में दीमक का होना तो हैरान करता है। बड़ा सवाल यह है कि लॉकर में रुपए क्यों रखे गए थे। बैंक लॉकर के इस्तेमाल में आप कोई लापरवाही न बरतें, इसीलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पैसे अगर बैंक में रखे हैं तो चोरी का डर नहीं है। रकम चाहे जितनी भी हो, बैंक में सालों साल सुरक्षित रहेगी। ना तो कोई हड़पेगा और ना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपने पहले कभी सुना है कि बैंक में रखे गए नोट को दीमक चट कर गए? सुनना तो दूर की बात है, ये बात किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकती। किसी ने मेहनत की कमाई बैंक में रखी और साल भर के अंदर उसे दीमक खा गए। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन सोचिए जरा, जिसके नोट मिट्टी हो गए उस पर क्या गुजरी होगी। ये अजीबोगरीब वाकया यूपी के मुरादाबाद में हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच में एक महिला के 18 लाख रुपए दीमक की भेंट चढ़ गए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये नोट बैंक खाते में नहीं रखे गए थे, बल्कि बैंक के लॉकर में रखे गए थे। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले बैंक लॉकर में नोट के स्वाहा होने की ये घटना चौंकाने वाली है। लेकिन बड़ी तादाद में लोग बैंक में लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया आखिर क्या है। अलका पाठक नाम की महिला ने बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में गहनों के साथ 18 लाख रुपए रखे थे। उन्होंने एक थैली में रकम 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2022 में रखी थी और इस रकम से वो बेटी की शादी करने वाली थी। कुछ दिन पहले जब बैंक ने उनको लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल और केवाईसी के लिए बुलाया तो उन्होंने लॉकर खोला और देखा कि गहने तो सुरक्षित हैं, लेकिन सभी नोटों को दीमक चट कर गई।
इस तरह 18 लाख रुपए दीमक की भेंट चढ़ गए। महिला को कुछ मिट्टी और कुछ नोट के टुकड़े मिले। हैरान परेशान महिला बैंक मैनेजर के पास पहुंची और शिकायत की। जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। और रही बात इसकी जो लॉकर पॉलिसी है जनरली जो बैंक्स में आमतौर पर है वो यही है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी में जो है बैंकर्स जो है उसमें कंपनसेशन के लिए मतलब बाध्य है उसको देने के लिए। अदरवाइज ये एक तरीके से एक्सीडेंटल इंसिडेंट है। तो इसके लिए जहाँ तक बैंक्स का सवाल है तो इस तरह का मेरे संज्ञान में इस तरह का भी कोई नहीं है। तो इस वजह से अभी जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है, ऐसा मेरी नॉलेज में है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये जांच हो रही है कि लॉकर में दीमक कैसे लगी। लेकिन यहाँ आपके समझने वाली बात ये है कि क्या बैंक के लॉकर में नोट रखे जा सकते हैं। जान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक लॉकर में कैश यानी नोट नहीं रखे जा सकते। इसके अलावा हथियार या दूसरी कोई खतरनाक चीज भी नहीं रखी जा सकती। हालांकि लॉकर में गहने, दस्तावेज या सामान्य चीजें ही रखी जा सकती हैं। लेकिन इस नियम की जानकारी नहीं होने की वजह से महिला ने कैश लॉकर में रख दिया। छोटा सा बिजनेस करने वाली अलका पाठक के लिए जाहिर है ये बड़ा झटका है। लेकिन इस घटना से सभी को सबक लेने की भी जरूरत है। रुपये रखने के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल करें, बैंक के लॉकर का नहीं। ये भूल आपको भारी पड़ सकती है। इस मामले में खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैंक लॉकर के नियमों और इससे जुड़ी सावधानियों को समझने के लिए हमने बात की पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डीजीएम आर.के. रस्तोगी से। बैंक के लॉकर्स में कोई भी ग्राहक अपनी ज्वेलरी रख सकता है, डॉक्यूमेंट्स रख सकता है या कोई और भी वैल्यूएबल सामान वो रख सकता है, लेकिन वो लेजिटिमेट होना चाहिए। कोई भी अवैध चीज को वो अपने बैंक के लॉकर में नहीं रख सकता है। इसी तरीके से बैंक के लॉकर में वो करेंसी को भी नहीं रख सकता है। करेंसी को रखने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन तो नहीं लिया जाता है, लेकिन कस्टमर से उम्मीद की जाती है कि वो अपना पैसा, अपना कैश बैंक के अकाउंट में जमा करेगा, वो लॉकर में नहीं रखेगा। अगर इस तरीके का कोई वो लॉकर में रखता है तो वो गलत माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। बैंक के लॉकर्स आयरन स्टील के होते हैं, इसमें कोई वुडन वर्क नहीं होता है, कोई ब्रिक मॉर्टर का वर्क नहीं होता है। तो इसमें लॉकर में दीमक लगने का अभी तक मेरी लाइफ में, आई हैव कंप्लीटेड 38 इयर्स ऑफ माय सर्विस, कभी भी ऐसा कोई केस हमारी नोटिस में नहीं आया है। और इस तरीके के नोट में लॉकर ये जो दीमक लगने का रीजन है, तो मुझे लगता है क्या तो डेफिनेटली उसमें मॉइस्चर रहा होगा। और वैसे भी एक प्रूडेंशियल कस्टमर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर तो अपने लॉकर को विजिट करेगा, अपना सामान को भी चेक करेगा, जो उसने नहीं किया। और लॉकर में करेंसी को वैसे भी रखना वैधानिक नहीं है, तो बैंक की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेनका गांधी को 100 करोड़ का नोटिस। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया। दरअसल राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पास किया गया था। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। अगले साल 2024 में एक देश एक चुनाव की संभावना नहीं है। दरअसल लॉ कमीशन ने अपने सदस्यों के साथ एक देश एक चुनाव समेत 3 मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार कमीशन ने माना कि अगले साल ऐसा होना मुश्किल है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने पशुओं से क्रूरता के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने आवारा कुत्तों की लीथल चैम्बर्स में जान लेने की इजाजत देने के प्रावधान को चुनौती दी। इस याचिका में दलील दी गई कि किसी भी कानून के तहत पशु हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस मामले पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस अर्जी में कपिल देव के अलावा रोमी देव और पशु अधिकार कार्यकर्ता अंजलि गोपालन बतौर याचिकाकर्ता शामिल हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से की गई टिप्पणी का मामला उठाया। दानिश अली ने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक निंदा करने और बिधूड़ी को सजा देने की अपील की, साथ ही अपनी सुरक्षा की भी मांग उठाई। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा। इस्कॉन ने मेनका के आरोपों को गलत ठहराया। इससे पहले सोशल मीडिया पर मेनका गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इस्कॉन का नाम लेते हुए गाय और बछड़ों से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन के सामने अजब गजब चुनौतियां हैं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो गठबंधन के साथ हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से टकराव बढ़ गया है और इसी तरीके से टकराव प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता इस रेस में हैं। और इस बीच आरजेडी ने भी प्रधानमंत्री पद पर बिहार और नीतीश कुमार की दावेदारी ठोक दी है। चर्चा तब और गर्म हो गई जब एक दरगाह में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ मांगी गई। बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लायक हैं। स्वागत है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? ये ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। पूरे संतुलन के साथ दो नावों की सवारी कैसे की जाती है, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। कब किस नाव पर हैं, ये पता ही नहीं चलता। एक दिन एनडीए में जाने की हवा उड़ती है, दूसरे ही दिन इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बन जाते हैं। वो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होते हैं तो चर्चा होती है, दरगाह जाते हैं तो चर्चा होती है। पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादर पोशी करते हैं। चादर पोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन अमान रहे, और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। वो लोग लगे हुए हैं कि हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने और मुसलमानों का थोक वोट प्राप्त करने, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। उनकी तुष्टीकरण नीति और खुशामद प्रस्त नीति को पहचान रही है। आने वाले दिनों में उनको तो वोट नहीं देगा मुसलमान। अब प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी सपना चूर चूर हो जाएगा। नीतीश के लिए दरगाह पर दुआ मांगी गई और असर सहयोगी पार्टी के नेताओं की जुबान पर हुआ। आरजेडी प्रवक्ता ने इशारों में नीतीश के लिए प्रधानमंत्री पद मांग लिया। विपक्ष सब एक मंच पर पूरे देश का आ गया है। इसकी अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी मिलकर और पूरे देश के विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ में खड़ा किया। तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने का मेरी व्यक्तिगत राय है, बनाया जाए। तो उनकी पूंजी खत्म हो गई है, खत्म हो भी क्यों नहीं। जिस व्यक्ति ने आज तक हम लोगों ने उनके सम्मान में कभी ऐसे शब्द नहीं रखा, उनका भतीजा जो उनका नाम रख दिया पलटू चाचा, उसी के गोद में बैठे हुए। तो अब उनकी पूंजी नहीं है। जो पूंजी है सो बड़का भाई की पूंजी है। बड़का भाई ने लंग ही मार दिया है प्राइम मिनिस्टर और वो संयोजक बनने में। वो तो राहुल जी को मान रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं। दबाव की राजनीति में नीतीश को महारत है। सचिवालय में औचक निरीक्षण करके आरजेडी के मंत्रियों की फजीहत करते हैं, तब भी खबर बनती है। इसके तुरंत बाद लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास जाते हैं तो खबर बनती है। कभी उनको इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बनाए जाने पर नाराज बताया जाता है, कभी सीएम आवास पर लालू के साथ लंबी बातचीत के बाद किसी बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो जाती है। जब नीतीश से सवाल पूछा जाता है वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हर बात से अनजान हो। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने के हम लगे रहे। कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उसको क्या मतलब है। नीतीश की पॉलिटिक्स को समझें तो वो खुद को अनिवार्य बनाए हुए हैं। बिहार में उनके इधर से उधर जाने पर आरजेडी और बीजेपी दोनों के समीकरण पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश इंडिया गठबंधन के लिए भी इतने जरूरी हो पाएंगे कि पीएम पद के दावेदार बन जाएं? सर, अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है।
हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। प्रधानमंत्री के सवाल पर केजरीवाल के जवाब से समझ लीजिए कि विपक्ष के नेता को लेकर कितना पेच है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस तो दावेदार है ही, ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता भी रेस में हैं। नीतीश का कतार में आगे आना आसान नहीं लगता, हाँ, लेकिन तब तक माहौल बनाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार का रुख कर लेते हैं। शेयर बाजार में आखिरी घंटे में आई गिरावट के बावजूद ये हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 320 अंक उछलकर 65,828 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 115 अंक चढ़कर 19,638 पर पहुंच गया। इस दौरान आईटी और टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 250 रूपये नीचे 58,700 पर खिसकी। ये सोने के दामों में 7 महीनों में सबसे निचला स्तर है। वहीं चांदी में बढ़त दर्ज की गई। चांदी 1,200 रूपये चढ़कर 74,300 रूपये पर पहुंच गई। एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल ये अगले साल 2024 से दोबारा शुरू हो सकती है। जेट की बोली जीतने वाली कंपनी जालान कालरॉक कंसोर्टियम ने अब कर्जदारों के 350 करोड़ रुपए का भी भुगतान कर दिया है। पिछले महीने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जालान कालरॉक कंसोर्टियम को कर्ज का भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक अतिरिक्त समय दिया था। अब जालान कालरॉक जल्द ही जेट एयरवेज का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले सकती है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स के छठे दिन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भारत की झोली में बहुत सारे मेडल डाले। खासकर शूटर्स की बात अगर करें, जिन्होंने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाले हैं। कुल 33 पदक के साथ भारत अब मेडल टैली में चौथे पायदान पर है। दिवाली के पहले दिवाली जैसी आतिशबाजी, लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते लोग और बेटी के नाम का जय घोष करते गांव वाले। पलक बेटी की जय। जश्न से सराबोर ये तस्वीरें आई हैं हरियाणा के झज्जर जिले के निमाणा गांव से, जहां की रहने वाली पलक गुलिया ने जैसे ही चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, पूरा गांव ही बेटी की इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठा। गांव के बड़े बुजुर्ग पलक के घर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाली इस बेटी के पिता को बधाई दी। सबसे पहले पलक को बहुत बहुत बधाई, जो हमारे पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। और इस गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए पलक बेटी को बार बार बधाई देते हैं। और जो मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हमारा पूरा गांव खुशी के माहौल में है। और सब आज भारत माँ और पलक बेटी के लिए सभी उत्साहित है। पलक बेटी ने जो सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए इसने हमारे गांव का ही नहीं, पूरी खापकार पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं गांव की तरफ से पलक बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए पलक के पिताजी को और पूरे परिवार को, इनके को, क्योंकि पूरे परिवार का ध्यान इस बेटी की तरफ था और पलक के पिताजी भी इसके साथ बस अपना दिन रात एक करके रहते थे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में भारतीय महिला शूटर्स ने 2 मेडल जीते, जिनमें पलक ने 242.1 स्कोर कर गोल्ड मेडल जीता, जबकि ईशा सिंह ने 239.7 का स्कोर कर सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत को ईशा सिंह, पलक और दिव्या ने 1731 स्कोर कर सिल्वर मेडल भी दिलाया। शूटिंग ने इस बार सारे जो रिकॉर्ड्स हैं सब ध्वस्त कर दिए। जितने भी निशाने थे, या मैं ऐसे कहूं कि जितने भी फायर जो किए गए बंदूक से, वो सब निशाने पे लगे। मेरे साथ हैं गोल्डन गर्ल पलक। ये तो मतलब बेहतरीन हो गया ना एशियन गेम्स। आप पहली बार यहाँ आए थे, गोल्ड मेडल के साथ जा रहे हैं। अंदाजा था जब चले थे इंडिया से? मतलब इतना तो नहीं था कि मतलब 100% गोल्ड ही आएगा,
बट कॉन्फिडेंस था, हमने मेहनत करी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश तो होगी। मेरे साथ ईशा हैं। ईशा, खास बात यह है कि इनके पास खुद 4 मेडल हैं, तो इस बार तो अलग ही माइंडसेट के साथ टीम आई थी यहाँ। हाँ, अलग माइंडसेट था बिकॉज वी एक्चुअली हमारा माइंडसेट ये था कि हम बहुत सिंपल रखेंगे गेम को, और मतलब जितना सिंपल रख सकते उतना बेहतर होगा, बिकॉज फॉर मी दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। आई जस्ट कीप माई प्रोसेस द सेम वे एंड कीप माई हेड ऑन द प्रोसेस। उधर मेंस शूटर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया और देश को शूटिंग इवेंट में एक और गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अखिल शिरोन और स्वप्निल सुरेश ने 1769 स्कोर कर गोल्ड पर कब्जा जमाया। कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में भारतीय शूटर्स का ये सबसे शानदार प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन की बदौलत भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। भारत के अब तक 33 मेडल हो गए हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रोंज शामिल हैं। खिलाड़ियों की फॉर्म को देखते हुए एशियन गेम्स के कुछ और गेम्स में भारत को पदक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद मेडल टैली में पदकों का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां से पहली उड़ान दिसंबर 2024 में शुरू हो सकती है और ये दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। तस्वीर है उम्मीदों के आसमान से हकीकत के धरातल पर एक सपने की लैंडिंग की। दावा किया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने तय वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा और दिसंबर 2024 में यहां से पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी। तो हमारा पूरा प्लान है, हमारी कंसेशन एग्रीमेंट के हिसाब से आपको ये पता है हमारी माइलस्टोन्स हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, तो हम एब्सोल्युटली ऑन टारगेट हैं और हमारी कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर पूरा ये जो फर्स्ट फेज है डिलीवर करना है, तो हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। जाहिर है एशिया के सबसे बड़े इस एयरपोर्ट को बनाने का काम तेजी से जारी है। इस एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा स्विस कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल को मिला है। कंपनी के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर अब तक 14 मिलियन घंटे काम हो चुका है। 7,000 से ज्यादा कर्मचारी इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगे हुए हैं। 450 से ज्यादा मशीनें एयरपोर्ट साइट पर काम में लगी हैं। अब तक 50,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल हो चुका है, जबकि 25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टील निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। ग्लोबल एयरलाइन बॉडी IATA ने इस एयरपोर्ट के लिए 3 अक्षर वाला एक कोड भी जारी कर दिया है। अब जेवर एयरपोर्ट को DXN कोड के नाम से जाना जाएगा। इसका एक्चुअली कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। किन चीजों में ये काम आता है? इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप अब देखना, आपको पता लग गया 3 लेटर कोड के बारे में, अब आप अपना कोई भी टिकट देखना, आपके टिकट पे 3 लेटर का कोड होता है और वो 3 लेटर जो भी एयरपोर्ट होगा उसके 3 लेटर होते हैं। वो 3 लेटर जो होते हैं ये IATA ही इशू करती है। इस एयरपोर्ट पर वाराणसी की तर्ज पर घाटों को भी बनाया जा रहा है, जिसका दीदार सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने और लाने वाले लोग भी कर पाएंगे। जो तस्वीर 8-10 महीने पहले थी वो तस्वीर बदल चुकी है। बहुत सारा काम वहां पर हो चुका है और सबसे बड़ी बात फिलहाल यही कि जो भी डेट रखी गई थी वहां से पहली उड़ान की दिसंबर 2024 को, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब काम सही टाइम पर सही तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चल रहा है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल दिल्ली एयरपोर्ट का बोझ कम होगा, बल्कि इसकी पहली उड़ान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की भी उड़ान होगी। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पंचांग से जुड़ा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से एक देश एक पंचांग की पहल हुई है। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि देश में हर साल मनाए जाने वाले होली, दिवाली समेत तमाम त्योहारों की अलग अलग तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति दूर होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने पंचांग को
समानता लाने के लिए नई स्मृति बनाने का फैसला लिया है। इससे एक देश एक पंचांग का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई स्मृति का लोकार्पण प्रयागराज महाकुंभ के दौरान होगा। नागेंद्र पांडे ने बताया कि बीएचयू में नवंबर में स्मृति निर्माण समिति की पहली बैठक होगी, जिसमें दिग्गज धर्मशास्त्री, ज्योतिर्विद के अलावा पंचांगकारों को भी शामिल किया जाएगा। बीएचयू के ज्योतिष विभाग और वैदिक विज्ञान केंद्र में ही स्मृति निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक नई स्मृति के निर्माण के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों, स्मृति और पुराणों को आधार बनाया जाएगा, जिसमें तर्कसंगत मत और परंपराओं को ही तवज्जो दी जाएगी। नई स्मृति को आधार बनाकर जब नया पंचांग बनेगा तो उसमें कश्मीर से लेकर केरल तक पूरे देश में त्योहार और व्रत की तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। पूरे देश के लिए तैयार होने वाले पंचांग में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक परंपराओं और धर्मशास्त्रों का समावेश होगा। इससे सनातन धर्म की एकजुटता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार होगा। स्मृति को प्राचीन हिंदू विधि संहिता भी कहा जाता है और इसके आधार पर ही तिथि, त्योहार और व्रत आदि तय किए जाते हैं। एक देश एक पंचांग होने से होली, दिवाली, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों के 2 दिन पड़ने से होने वाली परेशानी दूर हो सकेगी। एक देश एक पंचांग की पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। कोई पंचांग के अस्तित्व पर कहीं से भी कोई चर्चा नहीं होगी। पंचांगकार वही रहेंगे, उनका गणित भी वही रहेगा, उनकी सारी चीजें वही रहेंगी। केवल हम ये कहेंगे कि भाई आपके पंचांग के गणना के अनुसार अगर 26 तारीख को पूर्णिमा आ रही है और मिस्टर दूसरे के गणना अनुसार 27 तारीख को आ रही है, तो आप दोनों लोग 26-27 के अंतर को विचार कर कोई एक निर्णय लीजिए, क्या लिया जाए जिस पर आप सही रहेंगे। तो वो उसमें हम क्या देंगे, प्रमाण देंगे। जैसे कोई वकील प्रमाण देता है किसी निर्णय का, किसी जजमेंट का, किसी एक्ट का, इसी तरह से हम प्रमाण देंगे कि जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों में सबसे प्रबल इस ऋषि का मत है, इसको आप भी मानिए और इसको आप भी मानिए। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ऐसा निश्चित ही होना चाहिए। ऐसा न होने की वजह से जो है सनातन धर्मियों को जो है बहुत समस्या होती है, क्योंकि हर पर्व त्योहार जो है वो 2-2 तिथि में पड़ जाता है। उससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस दिन मनाया जाए। अब रक्षाबंधन आज है, कल है, इस समस्या की वजह से समाज में एक उदासीनता भी आ जाती है कि अच्छा हम कल मनाएंगे, परसों मनाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सराहनीय पहल है और हमारे जो काशी के विद्वान जन हैं वो इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इसे अतिशीघ्र करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी होगा। एक देश एक पंचांग सबसे अच्छी बात है और होना भी चाहिए इस तरह का एक देश एक पंचांग। जो 2-2 त्यौहार हो जाते हैं, 3-3 त्यौहार हो जाते हैं, इससे यह पता चल जाएगा कि नहीं, अगर रक्षाबंधन एक है तो एक ही होगा, 2 नहीं होगा। उसमें अनेक प्रकार की सोच और भावनाएं आ जाते हैं जो पब्लिक अनेक तरह से मनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना ही चाहिए। हमारा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश एक पंचांग ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ हमारे त्यौहार, हमारे सनातन धर्म की बात आए, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक देश एक पंचांग का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है तो कहीं होगा कि 2 दिन बाद है तो कहीं रात को है। तो इसी तरह जो है हमारी जो संस्कृति है उस पे इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग इससे जो है मतलब कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि क्या है, यहाँ ये है, वहाँ वो। तो हमारा भी यही मानना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में एक देश एक पंचांग होना ही चाहिए। कनाडा सरकार की खुली पोल चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान G20, डिफेंस और स्पेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं अपने दौरे में जयशंकर ने अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
हरदीप निज्जर मामले में कनाडा की ट्रूडो सरकार की पोल खुल गई। दरअसल निज्जर के बेटे बलराज ने कहा कि उनके पिता कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ लगातार सीक्रेट मीटिंग करते रहते थे। वो हफ्ते में करीब 2 से 3 बार इन अधिकारियों से मिलते थे। बलराज ने ये बातें कनाडा की मीडिया से कही। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि हत्या से 2 दिन पहले भी कनाडा के अधिकारी उसके पिता से मिले थे। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा झटका लगा। दरअसल उनकी पार्टी ने एक सर्वे करवाया जिसमें खुद नवाज शरीफ लोकप्रियता के मामले में इमरान खान और उनकी पार्टी से पिछड़ गए। जेल में बंद इमरान खान को 60% जबकि नवाज शरीफ को 36% रेटिंग मिली। इतना ही नहीं, सर्वे में ये बात भी सामने आई कि अगर अभी चुनाव हो गए तो नवाज की पार्टी की बजाय इमरान की पार्टी को 2 गुना वोट मिलेंगे। कहा जा रहा है कि इन सर्वे को लेकर लंदन में भी नवाज और दूसरे नेताओं के बीच चर्चा हुई। पाकिस्तान में एक चैनल पर 2 पार्टियों के नेताओं में मारपीट हो गई। ये सब शो के दौरान कैमरे के सामने हुआ, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। दरअसल इमरान पार्टी के नेता शेर मरवत और नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद अफनान उल्लाह खान एक मुद्दे पर अपनी पार्टियों की दलीलें पेश कर रहे थे। इसी बीच बहस के दौरान इतनी गर्मागर्मी हो गई कि ये नेता आपस में ही उलझ गए, मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद स्टूडियो में मौजूद एंकर और दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया। अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क टेक्सास बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने आ रहे अप्रवासियों का मुद्दा उठाया। दरअसल यहां कई दिनों से काफी विदेशी लोगों की भीड़ जुटी हुई है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने यहां नदी के आसपास तार लगाई हुई है, जिससे लोग सीमा पार नहीं कर पा रहे। मस्क खुद दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं और उन्होंने खुद को अप्रवासी समर्थक बताया और कानूनी प्रक्रिया ठीक करने की मांग उठाई। न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर राजस्थान के कोचिंग सेंटर से जुड़ी बड़ी खबर। कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स के बीच आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स अपने टॉपर्स का महिमा मंडन नहीं करेंगे। कोचिंग में पढ़ाई के दौरान लिए जाने वाले रूटीन टेस्ट के रिजल्ट्स गुप्त रखे जाएंगे, यानी सार्वजनिक नहीं होंगे। स्टूडेंट्स की रैंक के आधार पर कोचिंग में स्पेशल बैच नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि बैच में बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे कोचिंग छोड़ना चाहते हैं उन्हें आसानी से छोड़ने दिया जाएगा और 120 दिन के भीतर उनकी फीस रिफंड करनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स में कक्षा 9 से पहले के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 9 पन्नों की ये गाइडलाइंस 15 सदस्यों की कमेटी की सिफारिशों पर ही तैयार की गई है, जो कि कोटा में छात्रों के बीच सुसाइड के बढ़ते मामलों की पड़ताल के लिए बनाई गई थी। इन दिशा निर्देशों को बनाने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा किया गया। पढ़ाई के दौरान बच्चों को मानसिक दबाव से दूर रखने की जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर्स की होगी। उन्हें नियमित तौर पर काउंसलिंग दी जाएगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स की तरफ से छात्रों को वीकली छुट्टी देना अनिवार्य होगा। इसी के साथ छुट्टी के बाद वाले दिन छात्रों की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। कोटा और सीकर में मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर्स पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वर्ल्ड कप से पहले शुरू है वार्म अप मैच। रिजवान का शतक तो बाबर की हाफ सेंचुरी। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया शनिवार को अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी। ये मैच इंग्लैंड के साथ दोपहर 2 बजे से गुवाहाटी में होगा। इस मुकाबले के लिए पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यका अशरफ ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। दरअसल पाकिस्तानी टीम के जोरदार स्वागत को लेकर अशरफ ने भारत का शुक्रिया किया, लेकिन ये बयान देते समय अब थोड़ी संभल कर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी मैदान में होती हैं, तो प्रतिद्वंदी की तरह क्रिकेट खेलती हैं, न कि दुश्मन की तरह। इससे पहले अशरफ ने भारत के लिए दुश्मन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर वो काफी ट्रोल हुए। न्यूजीलैंड टीम को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा। कप्तान केन विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। विलियमसन अभी घुटने की चोट से उबर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारतीय टीम पुरुष स्क्वैश टीम ने फाइनल में जगह बना ली। उसने सेमीफाइनल में मलेशिया को 2-0 से हराया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने दूसरे मैच में मलेशिया को 6-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने का अपना दावा मजबूत कर लिया। और न्यूज पथ के सफर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।